हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसी का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वैसे भी आपको थ्योरी पढ़ा दिया गया है, यहाँ आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। ज्योग्राफी के अंतर्गत समझने वाली कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इकोनॉमिक्स में आपको सारा चीज समझना पड़ता है। ठीक है, तो फुटकर व्यापार क्या है, फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं, या फिर फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट करें, या फिर फुटकर व्यापार के बारे में बताएं। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वहां क्या लिखना है, फुटकर व्यापार के बारे में लिखना है, यानी फुटकर व्यापार सेवा के बारे में आपको स्पष्ट करना है, अपने सुंदर अक्षरों में, अपने सुनहरे अक्षरों में, अच्छे स्टाइल में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप आंसर देंगे कि फुटकर व्यापार सेवा यानी रिटेल बिजनेस सर्विस जो होता है, ये एक ऐसी व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को या फिर कस्टमर भी बोल सकते हैं, कस्टमर को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। ठीक है, यानी फुटकर व्यापार सेवा में जो होता है, इसमें उपभोक्ता को डायरेक्टली परोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से वस्तु प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यह है फुटकर व्यापार सेवा। जैसे कि गांव रोड में जाते होंगे, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में रोड में सामान बेची जाती है, यानी कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, रोड पर बेचे जाते हैं, तो वो सब क्या है, फुटकर व्यापार सेवा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इस प्रकार के व्यापार में बड़े स्तर पर सर्वप्रथम परिवर्तन लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। उपभोक्ता सहकारी समुदाय, ये चीज आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि फुटकर व्यापार सेवा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने वाले संगठन। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको आंसर क्या देना है, उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। ठीक है, उपभोक्ता सहकारी समुदाय उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करता है, यानी उपभोक्ता के लिए क्या क्या अधिकार है, उनके अधिकार है, मतलब एक तरह से सही चीज दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, सामान के बारे में सूचना प्राप्ति करने का अधिकार है उपभोक्ता को। ये सारे अधिकारों की रक्षा करता है कि अधिकार का हनन ना किया जाए उपभोक्ता का। तो ये सारा चीज जो है फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। और इस व्यापार में सर्वप्रथम परिवर्तन लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय, वो क्या है, उपभोक्ता सहकारी समुदाय ये करता है अधिकार की रक्षा, किसकी, उपभोक्ता की। ठीक है, समझ गए कि फुटकर व्यापार सेवा कैसा है। इसके बारे में दो चार लाइन और बढ़ा के लिखेंगे, तभी आपका वहां आंसर फुलफिल होगा। यानी आपको वहां आंसर देना होता है 75 या फिर 75 से 100 शब्दों के बीच देना पड़ता है। तो आपको शब्द की संख्या पूरा करनी है, कम नहीं लिखना है। कम करेंगे, कम लिख देंगे तो वो नंबर वहीं से छट जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए कम नहीं लिखना है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ सेवाओं का वर्णन करें। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये फिर चतुर्थ सेवा का आप क्या करना है, हमको वर्णन करना है। ठीक है, तो फोर्थ सर्विस जो होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है, रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं ना अपने लैब में, तो वो है एक प्रकार का चतुर्थ क्रियाकलाप। विकास पर केंद्रित है, डेवलप जो की जाती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का चतुर्थ क्रियाकलाप है। चतुर्थ सेवा में सूचना का उत्पादन और सूचना का संग्रहण किया जाता है। ये लाइन आप याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, ये लाइन आप याद रखिए, चतुर्थ सेवा में सूचना का उत्पादन और सूचना का संग्रहण किया जाता है। ये लाइन अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आप अगर अच्छे तरह से पढ़े हैं कॉन्सेप्ट को, अगर आप चैप्टर को कवर किए हैं, तो आप ये दो लाइन, यही एक लाइन से आप लिख देंगे, पूरा एकदम पूरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसमें सूचना का उत्पादन किया जाता है, यानी किसी भी चीज के बारे में जानकारी कलेक्ट करके उसके बारे में सूचना बनाया जाता है, उनके बारे में रिकॉर्ड किया जाता है, उनके बारे में लिखी जाती है, और वही सूचना को संप्रेषण किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो दूसरी जगह क्या कर जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं। तो सूचना को भेजना और मतलब भेजना और संग्रहण करना, यानी सेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, यानी सेंड किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना, एक्सेप्ट करना क्या है, मतलब का क्या है, वो फोर्थ सर्विस है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठीक है, चतुर्थ सेवा सेक्टर में सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग, जो भी एप्लीकेशन आप मोबाइल में यूज करते हैं, एप्लीकेशन जो भी आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर की तो आप मांग करते हैं ना प्ले स्टोर में जाकर के। वो प्ले स्टोर में तो ऐसे बना पड़ा नहीं है, वो तो कोई बनाया होगा ना। तो वो भी सॉफ्टवेयर सेवा जो है, ये भी एक प्रकार का चतुर्थ क्रियाकलाप है। इसकी भी मांग जो होती है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत होती है। अस्पतालों में सेवा एक प्रकार का चतुर्थ क्रियाकलाप है, वहां भी तरह तरह के मशीन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जांच मशीन, क्या क्या मशीन होता है, ये सारा चीज का सीटी स्कैन वगैरह होता है, वो भी चतुर्थ क्रियाकलाप है। यूनिवर्सिटी में सेवा कर्मचारी तथा सेवा कर्मचारी तक चतुर्थ सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों का नाम लिखें। यहाँ डायरेक्ट आपको देश का नाम नहीं लिखना है। अगर आप अच्छे से आंसर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप करेंगे कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है।
2 लाइन ही लिखना है, ज्यादा नहीं, एक ही लाइन लिखना है, लेकिन लिखना है कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, तभी वहां लगेगा कि नहीं बच्चे को जानकारी है। अन्यथा फिर वहां आपको एवरेज मार्किंग देके निकल जाएगा, नंबर आप ज्यादा नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लाइन लिख दीजिए चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, लेकिन मेन तो क्वेश्चन आपको देश का नाम पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे ताकि वहां आंसर आपका एकदम एट्रैक्टिव बने, आपका आंसर सबसे अलग थलग हो। ठीक है, तब सबसे अलग थलग आंसर होगा तभी ना सबसे अलग थलग आपका आंसर को माना जाएगा, सबसे ज्यादा मार्किंग आपको दिया जाएगा, मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो फिर वही एवरेज की संख्या में आपको भी निकाल देगा। ठीक है, तो जब चिकित्सा उपचारों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध करा दिया जाता है, यानी इंटरनेशनल जो गतिविधि होती है, पर्यटन जो होती है, टूरिज्म होती है, उसमें अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा चिकित्सा पर्यटन। ठीक है, तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। लोग पर्यटन यानी पर्यटक जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं, सिर्फ उनको मनोरंजन का उद्देश्य होता है, मतलब एक तरह से कोई काम धाम होता नहीं है, पैसा ज्यादा होता है, घूमते रहता है। अंग्रेज लोग घूमने के लिए आते हैं, गोवा आते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह घूमने के लिए आते हैं, वो लोग क्या है, पर्यटक है। ठीक है, तो अगर वो लोग इलाज करने के लिए आते हैं ना, तो वो जो इलाज करने का जो एक प्रकार का सेवा लेता है, वो जो सर्विस लेता है, वही है आपका चिकित्सा पर्यटन। ठीक है, जैसे कि रिकॉर्ड रहा है कि 2005 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अभी विकसित कंट्री है, उसके 55,000 कितना 55,000 रोगी भारत आए थे इलाज करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, 2005 की बात की जाती है, वो विकसित यानी विकसित कंट्री होकर के भारत के पास आया। अब सोच सकते हैं कि भारत के पास कितना संसाधन है, लेकिन फिर भी ये सारे संसाधन होते हुए भी भारत अभी विकासशील देश के कैटेगरी में है, विकासशील देश के श्रेणी में है। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो विकास कर जाना चाहिए, क्योंकि 1947 में आजादी मिली, अभी 2022 चल रहा, बहुत साल हो गया, बहुत ज्यादा मतलब टाइम बीत गया, लेकिन फिर भी अभी हम लोगों को एक तरह से विकास नहीं हुआ है सेटिंग से, या फिर विकास जो इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यूएसए में क्या है, उनके पास तो इलाज करने के लिए भी पैसा नहीं थे, तो इतना क्यों आए थे, उनके पास अगर संसाधन होता तो भारत नहीं आते, चिकित्सा पर्यटक बन के। ठीक है, 2005 में ये रिकॉर्ड रहा है, ये चीज आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन में तेजी से उभरते हुए देश। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्या है कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम। ठीक है, देश क्या है, सबसे पहला देश इंडिया है। ठीक है, इंडिया को पहले रखना है, थाईलैंड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, ये सब क्या है, पर्यटन सेवा यानी चिकित्सा पर्यटन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकीय विभाजक क्या होता है। अंकीय विभाजक यानी न्यूमेरिक न्यूमेरिक सेपरेटर या फिर डिजिटल सेपरेटर, डिजिटल डिवाइजर या फिर सेपरेटर। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब यानी पूरे दुनिया पर असमान रूप से वितरित है। सही बात है, कोई भी देश चाहे वो विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो, वो क्या अपने नागरिक को, अपना सिटीजन को, यानी जो भी नागरिक होते हैं, जो भी देश के लोग होते हैं, उनको सही समय पर सूचना प्रोवाइड करती है, नहीं कर पाती। कोई देश जल्दी कर देता है, कोई नहीं कर पाता। ठीक है, अगर मौसम खराब है, मौसम खराब की जानकारी कोई देश जल्दी नहीं दे पाता है अपने देश के लोगों को, जानकारी कोई तुरंत 2 सेकंड 2 मिनट आधा घंटा के अंदर अंतर्गत जानकारी दे देता है। तो इसमें डिफरेंस आया ना, टाइम का जो डिफरेंस आया, इसमें क्या है, एक तरह से अलग आया, विभाजन आया। ठीक है, तो यही है आपका अंकीय विभाजन। देखिए दूसरा आप लाइन यहाँ समझ जाएंगे अच्छा तरह से कि कोई भी देश कितनी शीघ्रता से, कितनी जल्दी, कितने समय में अपने नागरिकों को सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, यूएसए, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये सब देश आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश जैसे भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये सब कंट्री क्या है, विकासशील देश है, ये सब पिछड़ गए हैं। लेकिन पिछड़ना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि संसाधन बहुत ज्यादा है, फिर भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अंकीय विभाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक न्यूमेरिक सेपरेटर या फिर डिजिटल डिवाइजर, इनको बोलते हैं अंकीय विभाजक, इसी को बोला जाता है। सिंपल सी बात है, आएगा क्वेश्चन में आप लोग लिख दीजिएगा अच्छा तरह से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वीरता की चर्चा कीजिए। ठीक है, सार्थकता का मतलब क्या होता है, सार्थकता का सिंपल सा मतलब होता है कि एक प्रकार का उपयोग यानी इंपॉर्टेंस, क्या होता है, उपयोग है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए सेवा सेक्टर के बारे में 2 लाइन। ठीक है, सेवा सेक्टर के बारे में आपने ज्यादा नहीं लिखना है, मेन क्वेश्चन आपको सार्थकता और वीरता पर चर्चा करनी है। वो यहाँ वीरता नहीं होगा, मिस्टेक हुआ है, वरीयता होगा। ठीक है, वरीयता हुआ। ठीक है, तो वरीयता पर चर्चा करें तो सेवा सेक्टर के बारे में आप लिखेंगे। सेवा सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, टीचर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सारा चीज आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सेवा सेक्टर, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सेवा सेक्टर ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उसके बाद कोलकाता में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। ये भी लाइन आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेवा सेक्टर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, सेवा सेक्टर में व्यापार व वाणिज्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, परिवहन, संचार, प्रशिक्षण, मनोरंजन व अनुसंधान जैसे सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं।
ये आपका सर्विस सेक्टर है। अब देखिए आपको आंसर देना है सार्थकता और वरीयता पर, ठीक है, सार्थकता और वरीयता। देखिए आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर, यहाँ देखिए सेंटर कर दिया है, कितना मिस्टेक किया है लोग, ठीक है, सेवा सेक्टर की सार्थकता एवं वृद्धि या फिर वरीयता, ठीक है। यहाँ देखिए सेवा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा है ना। डॉक्टर के फील्ड में जाएंगे आप, नेट वगैरह का एग्जाम निकाल निकाल लीजिए, ठीक है, उसका भी फील्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। अगर यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे या फिर कॉलेजेस का फील्ड भी बहुत बड़ा है, ठीक है, या फिर अनुसंधान के क्षेत्र में जाएंगे या फिर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जाएंगे, संचार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में जाएंगे, तो बहुत मतलब इसका सेक्टर बहुत बड़ा है, व्यापक है। इनकी जरूरत वहां पर जाती है जहां लोग द्वितीयक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, यानी बिजी होते हैं, लगे रहना। संलग्न का मतलब होता है लगे रहना, बिजी रहना, व्यस्त रहना, ठीक है, जो काम में लगे हैं वो उसी काम में संलग्न है, ठीक है। विश्व के विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में कार्यरत जनसंख्या का अपेक्षाकृत अधिक भाग सेवाओं में संलग्न है। यहाँ विश्व के विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में कार्यरत जनसंख्या का अपेक्षाकृत भाग सेवाओं में लगे हैं। अब देखिए विकासशील देश क्या है, भारत क्या है, विकासशील देश है। तो भारत में ज्यादातर लोग सेवा में नहीं लगे हैं। सेवा में कौन कहाँ ज्यादा लोग लगे हैं, जो विकसित कंट्री है, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, अमेरिका हो गया, रूस, जापान हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन हो गया, ये सब विकसित कंट्री है। तो ये विकसित कंट्री में जो कार्यरत जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, फिर कार्यरत जनसंख्या, आपको जनसंख्या को बताया गया ना, आश्रित जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या, पढ़ाया गया आप लोगों को, सारा चीज ज्योग्राफी में आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्यरत जनसंख्या का ज्यादातर भाग जो होता है वो सेवा में बिजी होता है, सेवा में लगे हुए रहते हैं। कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई प्रोफेसर होगा। लेकिन विकासशील देश में ऐसा नहीं है। विकासशील देश में ज्यादातर लोग द्वितीयक यानी सेकेंडरी वर्क में लगे हुए रहते हैं, ठीक है, या फिर प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा मतलब शिक्षित नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, कौशल नहीं है, तो ये सब अभाव के कारण ये लोग सेवा सेक्टर में इतना अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे परिवहन, स्वास्थ्य आदि सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट आप कर देंगे कि अतः, यहाँ अतः जो लिखेंगे ना आप लोग, तो बड़ा करके लिखेंगे। अब देखिए अतः पर डबल पेन चला दीजिएगा आप लोग, डबल पेन चला करके यहाँ ऐसे थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, फिर आगे लिखेंगे अतः, यानी कंक्लूजन आपको लिखना है। तो अतः वर्तमान समय में सेवा सेक्टर में हो रही बढ़ोतरी आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है, ठीक है। अब लिखिए, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, लिख सकते हैं आराम से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन एवं संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है संचार और परिवहन और संचार सेवा, ठीक है। पहले परिवहन सेवा लिख दीजिए 2 लाइन, संचार सेवा के बारे में 2 लाइन। इसका अगर 2 लाइन लिखेंगे ना तो इसका सार्थकता आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। पता चला एग्जामिनर में आपको कर लेंगे ना, आकलन कर लेंगे वो कि यहाँ सार्थकता के बारे में पूछी गई है, पूरा कॉपी या परिवहन और संचार के बारे में भर दिया, तो वहां आपको नंबर नहीं मिलेगा। कम समय में यानी 2 लाइन या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आपको इसका आंसर देना है, यानी 2 लाइन में थोड़ा सा डेफिनेशन दे देना है, बाकी पूरा खींचना है आंसर को आपको इसमें सार्थकता पर, ठीक है। तो चलिए परिवहन क्या है, सिंपल सी बात है, वस्तु या फिर यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको, वहन की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन हेतु मनुष्य, पशु, वाहन, ये सारा चीज ज्योग्राफी में पढ़ाया गया आपको, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संचार, 2 व्यक्तियों के बीच आइडिया वगैरह संचार, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका आदान प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं संचार, कम्युनिकेशन। फोन में बात करते वही तो आपका संचार है, फोन में क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप लोग बात करते रहते हैं हमेशा, जो भी चीज बात करते हैं वो सारा चीज जो सूचना इंफॉर्मेशन है, जो विचार है, जो आइडिया है, उसी का जो आप लोग लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वही आपका संचार है। अब देखिए आपको सार्थकता पर जानी है, क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन है कि परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता पर विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें, ठीक है। अब देखिए परिवहन एवं संचार सेवाओं की सार्थकता, इंपोर्टेंस, सार्थकता का मतलब होता है इंपोर्टेंस, क्या महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। वर्तमान समय में परिवहन एवं संचार सेवा किसी भी देश की आर्थिक तंत्र का मूल ढांचा है। बिल्कुल, सेवा और परिवहन अगर छोड़ दिया जाए, परिवहन के अंतर्गत सड़क वगैरह बनेगा ही नहीं, और संचार के अंतर्गत टेलीफोन का इस्तेमाल होगा ही नहीं, टीवी वगैरह, जो भी चैनल वगैरह, न्यूज वगैरह, जो भी मतलब संचार के अंतर्गत बहुत सारा चीज आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, ये सब चीज का अगर इस्तेमाल होगा नहीं तो क्या वो देश विकास कर पाएगा, अभी के टाइम नहीं कर पाएगा। तो ये आर्थिक तंत्र का यानी इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसका एक मूल मेन बेस होता है, मेन ढांचा होता है, मूल ढांचा होता है। परिवहन के सभी स्वरूपों को संचार पथ कहते हैं। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलाव आसान होता है। जहां रोड वगैरह अच्छे से बने हुए थे तो वहां पर संचार का फैलाव भी आसान होता है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए तीव्र एवं प्रभावी परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अभी समाज यानी मॉडर्न अगर सोशल को देखी जाए, मॉडर्न सोसाइटी को अगर देखी जाए, तो यहाँ क्या है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, और उपभोग करना है उपभोक्ता को, ये सब जो रिलेटेड वर्क होते हैं इसको अच्छे तरीके से यानी तेजी से
करने के लिए, पूरा इफेक्टिव तरीके से करने के लिए परिवहन और संचार व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। परिवहन और संचार जो सिस्टम है बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ का मतलब ये कि पूरा ठीक ठाक होनी चाहिए। कहीं रोड कटा हुआ है, कहीं रोड मतलब बैंड है, कहीं जाम लगा हुआ है, ये सब चीज ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो फिर वो देश अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है। परिवहन व संचार सेवाओं की उपलब्धता के स्तर का प्रभाव राष्ट्र के उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर पड़ता है। बिल्कुल राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर पड़ेगा ना। अगर परिवहन और संचार सेवा अगर सही रहेगा तो लोग आसानी से काम करेंगे, आसानी से अच्छा क्रियाकलाप अच्छा काम करेंगे और उन लोगों का आय बढ़ेगा। जब वो लोग का आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अतः विकास एवं वृद्धि हेतु परिवहन एवं संचार व्यवस्था का महत्व अधिक है। ठीक है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण विपणन केंद्र से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रामीण विपणन केंद्र से आप क्या समझते हैं। अब देखिए रूरल मार्केटिंग एरिया या फिर सॉरी रूरल मार्केटिंग सेंटर। सिंपल सी बात आपको समझना है, रूरल मार्केटिंग सेंटर। तो यहाँ जो हो जाएगा विपणन का अर्थ व्यापार से है। विपणन का अर्थ क्या है, व्यापार से है। ग्रामीण विपणन केंद्र अर्ध नगरीय होते हैं। ग्रामीण में जो भी विपणन होता है वो अर्ध नगरीय होते हैं, पूरा तो विकसित नहीं होता है। ग्रामीण विपणन केंद्र में अधिकांश जगह पर फुटकर व्यापार तथा मंडियां भी होती है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करती है। बस्तियों का पोषण का मतलब फ्री में उनका पोषण करती है नहीं, बस्तियों को जो भी बस्ती में जो भी जनसंख्या जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को जो जरूरत पड़ती है वस्तु की, तो वो वस्तु ये प्रोवाइड करता है ग्रामीण विपणन केंद्र यानी रूरल मार्केटिंग सेंटर। यहाँ से वस्तु वो लोग खरीद के लेके जाते हैं, इस तरह से उन लोगों का पोषण होता है। सिंपल सी बात है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक से सबसे पहले आप पर्यटन के बारे में लिखिए। डायरेक्ट कारक नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको ये चीज याद रखनी है। मैं हर चीज में बोलता हूँ जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग, डायरेक्ट आपको यहाँ पर्यटन के प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा नहीं करनी है, आपको घुमा के आंसर देना है। जो चेक करे वो भी घूम जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पर्यटन के बारे में 2 ही लाइन लिखनी है। टूरिज्म क्या होती है, ये एक यात्रा होती है जो व्यापार के बजाय नहीं, मनोरंजन खेल कूद, जो भी पैसा ज्यादा हो जाता है घूमने के लिए आते हैं अंग्रेज लोग इधर। हम लोग के तो अपने काम में यानी जो प्राइमरी एक्टिविटी यानी सेकेंडरी एक्टिविटी में जो लोग लगे रहते हैं तो उनको ज्यादा फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ, जो फोर्थ थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी में जो लगे रहते हैं उन लोगों को ज्यादा फुर्सत मिलता है, क्योंकि वो लोग सूचना संबंधी कार्य करता है, बैठे बैठे काम करता है, तो वो लोग बोरिंग हो जाते हैं, मन उब जाता है, तो घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसा यात्रा है जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं, मनोरंजन इंटरटेनमेंट करने के लिए किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार और शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। यानी फुटकर व्यापार मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट कि फुटकर व्यापार जो होता है रोड के बगल में जो कपड़ा वगैरह बेची जाती है, रोड के बगल में जो सामान वगैरह बेची जाती है, टेम्परेरी जो दुकान लगाई जाती है कुछ समय के लिए, वो है आपका फुटकर व्यापार। तो वो रोड के बगल में, तो रोड वही लोग घूमने के लिए आते हैं ना, तो रोड के बगल में घूमने के लिए आए, खरीद लिए। तो इस प्रकार फुटकर व्यापार को वहां क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है, किसके द्वारा, पर्यटन के द्वारा। ठीक है। अब चलिए आपको आंसर देना है। आंसर आपको लिखना है कि प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक लिख देंगे। सबसे पहला परिवहन, सड़क वगैरह होगा अच्छा से विकास तो आएगा घूमने के लिए। तो गड्ढा में कौन घूमने के लिए आएगा भाई। ठीक है। या फिर अगर सड़क पता चला सड़क कटा हुआ है, वहां पानी है, यहाँ नाला है, तो ऐसा कोई पर्यटक आएगा घूमने के लिए, नहीं आएगा। तो परिवहन का विकास अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी वगैरह अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। जलवायु अच्छी होनी चाहिए। पता चला आपके देश में पूरा दिन बारिश हो रहा है, 24 घंटा बारिश हो रहा है, तो वहां घूमने के लिए कौन आएगा भाई, कोई नहीं आएगा। जलवायु भी सही होनी चाहिए, या फिर पूरा दिन एकदम गर्मी खूब कर रहा है, एकदम सुहाना मौसम होनी चाहिए। ठीक है। जलवायु भी सही होनी चाहिए पर्यटन के लिए। जलवायु पर्यटन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भूदृश्य सही होनी चाहिए। भूदृश्य का मतलब ये हुआ कि भूमि का आकार सही होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा एकदम उबड़ खाबड़ मैदान है, कहीं एकदम पहाड़ है, चलने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी भी नहीं जा रही है, कहीं एकदम पूरा दलदल है, पूरा एकदम भूदृश्य सही होनी चाहिए। ठीक है। इतिहास एवं कला, देखिए जैसे कि ताजमहल है, इतिहास में एक कला है, मतलब यहाँ कला होगा, यहाँ कल कर दिया, देखिए तो कल कर दिया है, कला होगा। इतिहास एवं कला संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था पर्यटन को प्रभावित करती है। ठीक है। यानी हमारे ताजमहल जो है, ताजमहल को देखने के लिए आते हैं कि नहीं आते, तो ये एक प्रकार का संस्कृति कला है यहाँ का भारत की। ठीक है। ये सारा चीज होनी चाहिए। ये सब चीज जो है पर्यटन को प्रभावित करता है। बाकी आप अदर भी कारक लिख सकते हैं। दूसरा कारक में ये लिखेंगे कि सरकारी नीति यानी राजनीतिक नीति। राजनीतिक नीति के अंतर्गत क्या क्या होता है, पासवर्ड वगैरह दिखाना पड़ता है कि नहीं। देखिए अगर आप अच्छे तरह से पढ़ते हैं ना तो आपके माइंड में आइडिया आते जाएगा। ठीक है। आप चौथा कारक आप लोग लिख सकते हैं ना अपने से, अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक में लिख देंगे। जब तक वीजा वगैरह पासपोर्ट वगैरह नहीं बनाएगा तो ऐसे घूमने के लिए कौन देगा, और तो चीज इसमें लिख देंगे तो आपका आंसर सबसे अलग हो जाएगा, तो वहां आपका नंबर नहीं छटेगा। ठीक है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है अपना माइंड से, इसलिए वहां कह दी जाती है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थी जो है अपने शब्दों में दे, अपने आंसर अपने मन के अनुसार दे। ठीक है। यानी सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपने अनुसार। ठीक है। आत्मनिष्ठ इसको क्या बोलते हैं, आत्मनिष्ठ, और ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं वस्तुनिष्ठ।
सब्जेक्टिव को बोलते हैं आत्मनिष्ठ, यानी आप पर डिपेंड करता है, और वस्तुनिष्ठ जो होता है वो लॉक्ड होता है, आपको लॉक आंसर होता है, जो आंसर होगा वही होगा, जो सत्य वही है। ठीक है, तो इसमें अपने बारे में लिखेंगे, ठीक है, अपने अनुसार लिखेंगे। तो लास्ट में यह लिखा हुआ बाबू लोग यहाँ लाइक कर दो प्लीज, शेयर वगैरह सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत की जाती है। ठीक है, जो भी कर दो, ये भी बोलने में भी हमको ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा कि इस चैप्टर का जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व हो गया आपसे, तो मतलब सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में सोल्व हो जाएगा। तो चैप्टर 7 ज्योग्राफी का चतुर्थ तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी में आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग है। ठीक है, आप देखिए बोलिएगा कि लॉन्ग कौन सा है, तो लॉन्ग आपका पांचवा छठा क्वेश्चन लॉन्ग था। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग और शॉर्ट में क्या होता है कि हम यहाँ डिफरेंस नहीं करते हैं। जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक में दिया है ना, तो उसका हम पूरा लिख देते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें शॉर्ट लिखेंगे क्या, सारा चीज लिख देंगे ना। अब वहां 10 तो अगर मान चलिए हमको बोर्ड एग्जाम में कहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 75 से 100 शब्दों में दें, तो वहां क्या, अगर यहाँ भी हम 75 से 100 शब्द में देंगे, यहाँ हमको जानकारी हासिल करनी है, 75 से नहीं, हमको 100 से 150 शब्द में देनी है। ठीक है, 100 से 150 शब्द में देनी है, तो वो क्वेश्चन के बारे में हमको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, वो क्वेश्चन का आंसर हम ज्यादा याद रखेंगे। हाँ, वहां हम लिख देंगे, पता चला यही हम 75 वर्ड याद करके गए, वहां 10 तो और जाके भूल गए। ठीक है, तो वहां फिर हम लोगों के लिए घाटा हो जाएगा ना, ज्यादा याद करके जाना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर को ज्यादा तक मतलब आंसर जो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर ज्यादा मतलब वृहद पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर उसका आंसर को याद करके रखना है। हाँ, वहां एग्जाम में जाएंगे, जो सब मेन मेन पॉइंट होगा उसको छांट छांट करके लिख देंगे अच्छे सुनहरे अक्षरों में। ठीक है, तो फाइनली पूरा तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर को कवर कर लिया है, और इस चैप्टर का कुछ नहीं बचा है, आगे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।